ऑन हो गया है। चलिए, वेपर प्रेशर अपना चल रहा था बेटा। वेपर प्रेशर में हम लोग काफी कुछ कर लिए हैं, ये सारा कुछ हो गया था। ये सब क्वेश्चन भी बना था, ये सब क्वेश्चन हुआ था, हाँ हुआ था। चल आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गया था, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे थे। चलिए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बेटा स्टार्ट हुआ था ना। व्हाट आर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस हुआ था। द प्रॉपर्टीज विच आर dependent upon number of solute particles and independent of nature of solute particles are called colligative properties। ये हम लोग किए थे लास्ट क्लास में। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस हुआ था, जिसमें नंबर 1 था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर नंबर 2 हम लोग डिस्कस किए थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फिर नंबर 3 डिस्कस हुआ था बेटा, जो आज करेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड नंबर 4 इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये अगर ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म कर लेंगे तो अपना सोल्यूशन एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वाला चैप्टर जो है क्लास 12 में वो ओवर हो जाएगा। क्लियर है ये। अब ये बताइए। हाँ बेटा। सर फॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी नहीं करवाएंगे? नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी ठीक है बेटा, ये कंसंट्रेशन का टर्म है, करा देंगे। लास्ट ईयर भी हुआ था, फिर से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज ही करा देंगे। चलिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग देखे थे बेटा। यहाँ पर अगर ये प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, तो यहाँ प्रेशर आएगा बेटा पी नॉट सॉल्वेंट, पी नॉट सॉल्वेंट आएगा। बट अगर इसमें हम लोग कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल ये अपना नॉन वोलाटाइल, व्हाइट वाला जो है वो अपना नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बेटा वेपराइज या इवेपोरेट नहीं करेगा, तो इस कारण से यहाँ वेपर प्रेशर कम आएगा। यहाँ पर बेटा पी सोल्यूशन आएगा वेपर प्रेशर, एंड दैट विल बी पी नॉट सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये होना था, ये हम लोग डिस्कस किए थे, डेल्टा पी निकाले थे। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बेटा समझो बात को, यहाँ पर अगर इसको हम लोग हीट करते हैं, ये अपना प्योर सॉल्वेंट है, ये अपना प्योर सॉल्वेंट है, लेट्स से वाटर है, मान लेते वाटर, प्योर सॉल्वेंट इज वाटर। तो इसको बेटा हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। यहाँ देखिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, अभी बॉइलिंग नहीं होगा, टेम्परेचर को बेटा 100 रीच करना होगा तब जाके बॉइलिंग स्टार्ट होगा। तो वंस टेम्परेचर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस द बॉइलिंग विल स्टार्ट। अब बॉइलिंग स्टार्ट हो गया है, तो मीन्स प्योर वाटर बॉइल्स एट, प्योर H2O बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये हम लोग को मालूम है पहले से। अब देखो, अगर यही चीज बेटा हम लोग वाटर में, ये वाटर है और वाटर के अंदर लेट से हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर दिए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए। वंस वी ऐड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, उसके बाद इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। बट यहाँ पर बेटा प्रॉब्लम ये है कि 100 डिग्री में स्टार्ट नहीं होगा बॉइलिंग, बॉइलिंग 100 डिग्री में स्टार्ट नहीं होगा, बॉइलिंग को ऊपर जाना, टेम्परेचर को ऊपर। तो देखो पहले 100 में किया था, अब यहाँ पर किया, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बेटा इस सोल्यूशन का पहले से ज्यादा होगा। तो हम लोग बोलेंगे देयर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टी। डेल्टा टी भी बेटा हम लोग डिस्कस किए थे, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ क्या बेटा, सॉल्वेंट या सॉल्यूट, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। फिर हम लोग ये भी डिस्कस किए थे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू बेटा केबी इनटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। यहां तक हुआ था सबका। यहां तक हुआ था। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए बेटा हम लोग ग्राफ यूज किए थे उसको समझने के लिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए हम लोग बेटा ग्राफ यूज किए थे। याद है ग्राफ बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन याद है बेटा, is temperature at which, boiling point is temperature at which
vapor pressure of solution is equal to atmospheric pressure. Vapor pressure is equal to atmospheric pressure. इसमें किसी को डाउट है बेटा? Boiling point is temperature at which vapor pressure of solution is equal to atmospheric pressure. इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलिए, तो फिर हम लोग ग्राफ बनाए थे बेटा और बोले थे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो धीरे धीरे वेपर प्रेशर बढ़ेगा. दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. और मान लिए थे कि यहाँ पर ये वाला जो टेम्परेचर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 1 atm. तो यहाँ पर 1 atm इक्वल हो गया, तो ये अपना बॉइलिंग पॉइंट आएगा. दिस विल बी T नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. बट यही काम बेटा अगर सोल्यूशन के साथ होगा तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बेटा पहले से कम हो जाता है. सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा. तो अब जो ग्राफ बनेगा बेटा वो कुछ इस तरीके से बनेगा. अभी आपका यहाँ पर बॉइलिंग नहीं होगा, बॉइलिंग को लेके आपको यहाँ पे जाना होगा. तो अब जो है ये यहाँ पर बॉइल किया, कौन? सोल्यूशन. दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन और ये इसका आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा. दिस इज टीबी. तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी नॉट माइनस टीबी. सबको समझ में आया था लास्ट क्लास में बेटा ये वेपर प्रेशर से सॉरी बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन क्यों हुआ है? यस सर. चलिए, इसका हम लोग सब कुछ कर लिए थे, केबी का बारे में सब कुछ बता दिए थे. चलिए अब बात करेंगे बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. मतलब क्या है समझो बात को. प्योर वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस. देन solution of वाटर प्लस ग्लूकोज की जगह कुछ और भी हो सकता है. नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट will be some temperature less than 0, let's say minus 1.5 degree Celsius. Let's say minus 1.5 degree Celsius. प्योर वाटर बेटा 0 डिग्री में फ्रीज करेगा, बट सोल्यूशन ऑफ वाटर प्लस ग्लूकोज बेटा माइनस 1.5 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज करता है. तो ये फ्रीजिंग का डिप्रेशन हो जाता है. अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. पहले लिख लीजिए, टॉपिक लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. फिर ये लिखिए प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वाटर फ्रीजेस एट इतना, सोल्यूशन ऑफ वाटर प्लस ग्लूकोज फ्रीजेस एट माइनस 1.5. मतलब एक एग्जांपल की तरह आपको समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर बार माइनस 1.5 करेगा, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है. नेक्स्ट हो गया बेटा. चलिए अब क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट. क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट. ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है. फ्रीजिंग पॉइंट is defined as temperature at which vapor pressure exerted by liquid is equal to, आगे इतना लिखिए. Freezing point is defined as temperature at which vapor pressure exerted by liquid is equal to.
वेपर प्रेशर exerted by चलिए यहां तक लिख लिया सबको। Yes, sir. exerted by, ध्यान से, सॉलिड, वेपर प्रेशर exerted by liquid is equal to वेपर प्रेशर exerted by solid। देखो वेपर प्रेशर exerted by solid बेटा वेरी क्लोज टू जीरो होता है। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि उसको जीरो मान लिए थे, बट एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, क्लोज टू जीरो, क्लोज टू जीरो होगा। चलिए आगे बढ़े अब। आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. चलो चलिए इसी में कर देते हैं, समझेंगे बात को। फिर से ग्राफ बनाएंगे, इधर होगा टेम्परेचर, इधर होगा वेपर प्रेशर, इधर क्या होगा वेपर प्रेशर, इधर क्या होगा वेपर प्रेशर। एक एक्सिस में टेम्परेचर, एक एक्सिस में वेपर प्रेशर। अब ध्यान से देखिएगा, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसा था? प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ऐसा था, ये था प्योर लिक्विड का। अब बोलेंगे सर सॉलिड का कैसा होगा? देखो सॉलिड का बेटा कुछ ऐसा आता है, सॉलिड का कुछ ऐसा है, दिस इज फॉर प्योर सॉलिड। तो ये इसका बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, ये क्या हुआ, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, दिस इज टी नॉट एफ, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। अब आप तो जानते हैं बेटा सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, सॉल्यूशन का पहले से कम हो जाएगा। ये सॉल्यूशन का हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहां पर ये इसको टच नहीं किया, ऑरेंज लाइन को टच नहीं किया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, जहां पर ऑरेंज लाइन को टच करने वाला है। फ्रीजिंग पॉइंट वो होगा बेटा जहां पर ऑरेंज लाइन को वो टच करेगा, इस लाइन को टच करेगा, इस वाली लाइन को। तो ये आके यहाँ पे टच किया, तो अब ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, दिस विल बी टी एफ। तो डेल्टा टी एफ क्या हो गया, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट बेटा कम हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला गया, और बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को याद है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर गया था, याद कीजिए बॉइलिंग पॉइंट ऊपर गया था। दिस इज 1 ATM लाइन, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है और ये इसका बॉइलिंग, देख रहे बॉइलिंग पॉइंट ऊपर जाके क्रॉस किया और फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला गया। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है बेटा, यहां तक किसी को डाउट? यहां Sir, तक एक किसी, और हाँ बेटा बताएंगे। सर एक और बार चलिए बेटा देखिए, ये बेटा प्योर सॉलिड का लाइन है, दिस इज लाइन फॉर प्योर सॉलिड, और ये लाइन फॉर प्योर लिक्विड है। तो यहाँ मीट किया तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट। ये पर्पल वाला बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ये पर्पल वाला लाइन ऑरेंज वाला लाइन को यहाँ मीट किया, तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया।
ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट नीचे आ गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट पीछे चला गया किसका, सोल्यूशन का। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ है, ये देखो दोनों में डिफरेंस है, तो इस कारण से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलिए आदित्य बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है, हो रहा है। समझ में आया सबको? क्लियर है बेटा? चलिए बढ़िया, सबको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? वैसा ही है जैसा पहले था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, के एफ इंटू मोलालिटी, डेल्टा टी एफ होगा के एफ इंटू मोलालिटी। इसमें किसी को डाउट नहीं हो, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। के एफ का नाम क्या होगा बेटा? के एफ का नाम क्या है बेटा? के एफ इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और मोलल, उसका नाम क्या था बेटा? केबी का एवेलोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यहां होगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोस्टली क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यूज किया जाएगा, मोस्टली क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यूज किया जाएगा। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। चलिए अब लास्ट टॉपिक एकदम बच गया है, इसमें अभी तक हमने एक भी न्यूमेरिकल नहीं किया, सारा न्यूमेरिकल करेंगे एक ही साथ करेंगे, ठीक है? बड़ा आसान आसान न्यूमेरिकल होता है इसमें। सर हाँ बेटा। सर अगले दिन आप बोले थे न्यूमेरिकल भेजेंगे, भेजेंगे नहीं सर आप? कौन सा न्यूमेरिकल बेटा? सर आप बोले थे ना कि रात को सबमिट कर देना है। अच्छा हाँ भूल गए थे बेटा। सर आपको मैसेज भी किए थे हमको। अरे हाँ, अरे नहीं उस दिन आपके क्लास के बाद से ही मतलब मुझे फीवर आ रहा था, तो उसके बाद मैं सो गया, फिर मैं बाहर चला गया, फिर वापस आया तो और फीवर आ गया, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास चला गया, मैंने फिर ध्यान से देखा ही नहीं कुछ भी अभी। ठीक है चलिए आज भेज देंगे, चलिए। चलिए हो गया बेटा? हाँ सर। चलिए चलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग हो गया अपना। अब हम लोग लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी करने वाले हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर समझिए। सबसे पहले आपको डिफ्यूजन समझना है, व्हाट इज डिफ्यूजन, आगे ये समझते हैं, समझो बात को। ये वाला आपका सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, और ये आपका सॉल्यूशन है, और ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बल मेम्ब्रेन है ये, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है, दूसरी तरफ सॉल्यूशन है, और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत टाइप के होते हैं। हमारा सेल जो है ना बेटा, सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली सेमी परमिएबल होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा वो सेमी परमिएबल होता है ना। व्हाट इज सेमी परमिएबल? विल अलाउ सिलेक्टिव particles to pass through and will block some of the particles from passing through, मतलब allows selected या selective, allows selective particles
टू पास थ्रू, टू पास। कुछ लोगों को अलाउ करेगा पास करने से, कुछ लोगों को ब्लॉक कर देगा। समझो बात। अब नॉर्मली बेटा एक तरफ हम लोग सॉल्ट वाटर रख देते, एक तरफ प्योर वाटर रख देते। तो नॉर्मल जो हम लोग का कॉन्सेप्ट होता है, बात को समझिएगा, नॉर्मल जो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहाँ पर लेट से एक बॉटल है, बॉटल के अंदर परफ्यूम का हाई कंसंट्रेशन, परफ्यूम है, तो ये परफ्यूम का बॉटल को खोलेंगे तो क्या होगा, ये सारा पार्टिकल बेटा स्प्रेड कर जाएगा, हर तरफ चला जाएगा। तो यहाँ परफ्यूम का पार्टिकल का बेटा हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन, और बाहर रूम के अंदर बेटा इधर उधर लो कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन में क्या होगा बेटा, पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहां एक जगह बहुत लोग जमा होंगे, लेट से एक जगह बहुत आदमी जमा है, बहुत आदमी एक साथ जमा किए गए, कंजस्टेड एरिया में रखे हुए, रूम में इनको बंद कर दिया गया। अब जैसे ही रूम खुलेगा तो क्या होगा, ये लोग स्प्रेड आउट होंगे, जहां खाली जगह होगा ये लोग वहां चले जाएंगे। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव किए, मतलब जहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां से लोग लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी में जाएंगे। वैसे ही पार्टिकल्स के साथ है यहाँ पे परफ्यूम में, जहां पार्टिकल और परफ्यूम का हाई डेंसिटी होगा वहां से लोग लोअर डेंसिटी में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हाई डेंसिटी या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ लोग मूव करते हैं या पार्टिकल्स मूव करता है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछेंगे बेटा। हो गया, चलिए डिफ्यूजन लिखेंगे, द फ्लो ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, the flow of solute particles from region of high concentration to region of low concentration. Flow of solute particles from region of high concentration to region of low concentration. Flow of solute particles from region of high concentration to region of low concentration is called diffusion. Flow of solute particles from region of high concentration to region of low concentration is called diffusion. इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए डिफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है। हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन में डिफ्यूजन होगा। तो समझे बात को, अगर ये इस तरफ मूव करे, अगर ये इस तरफ मूव करे सॉल्यूट, तो दिस विल बी कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या कहलाएगा बेटा, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। चलिए इसको बना लीजिए। पूरा आप लोग लीजिएगा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ सॉल्यूट जो है बेटा हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है डिफ्यूजन। बना लिए बेटा। बना। हाँ सर।
आगे बढ़े। चलिए अब देखते बात को, इसको मिटा रहे बेटा, चलिए गायब हो गया। अब समझिए ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो बात को, अगर यहां पर बेटा ऐसा नहीं होकर ये आप अलाउ नहीं कर रहे, लेट से समहाउ आपने अलाउ नहीं किया, अच्छा ये कोई बताएगा कि ऐसा हो क्यों रहा था, व्हाइट वाले पार्टिकल्स इधर से उधर क्यों जा रहे थे, इस कंपार्टमेंट से उस कंपार्टमेंट में क्यों जा रहे थे? क्योंकि सर उधर सॉल्वेंट सॉल्यूट है ही नहीं, सॉल्वेंट। बहुत देखिए बेटा, लॉ का नेचर है, सॉरी लॉ का नेचर का लॉ है इवन डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वालिटी। नेचर क्या चाहता है? नेचर इक्वालिटी चाहता है, नेचर का टेंडेंसी है इक्वालिटी। देखिएगा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये सारे पार्टिकल स्टेशनरी है, अचानक से एक पार्टिकल आया, खूब वेलोसिटी लेकर आया, तो ये पार्टिकल इसको हिट करेगा, फिर ये इसको हिट करेगा। स्टार्टिंग में इन सबका वेलोसिटी जीरो है, इसका बहुत हाई है। अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा थोड़ा, और बाकी लोग का भी बेटा क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब जिसके पास ज्यादा रहता है उसका कम हो जाता है, और जिसके पास कम होता है उसका इंक्रीज कर जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हाई है, सॉल्यूट हाई कंसंट्रेशन, और यहाँ सॉल्यूट जीरो या लो कंसंट्रेशन, लो है। आफ्टर सम टाइम बेटा क्या होगा कि इसका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन और इसका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बेटा दोनों इक्वल हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाना चाहिए, आइडियल केस जो है। वंस इक्वालिटी आ जाएगा तो फिर आप बोलेंगे कि ये सॉलिड पार्टिकल्स का नेट मूवमेंट नहीं है, व्हाइट वाला पार्टिकल्स फिर इधर से उधर आना जाना नेट बंद कर देगा। अगर एक इधर जाएगा तो एक इधर वापस आएगा, अल्टीमेटली जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा तो इक्वालिटी लेकर आना है आपको। अब सोचिए मैं बोलता हूं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM अलाउज only solvent particles to pass through, solvent molecule लिख लीजिए, allows only solvent molecules to pass through। बताएंगे अब नेचर इक्वालिटी कैसे लेकर आएगा। अब बोलेंगे सर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा क्यों करेगा, अरे मान लेते हैं ऐसा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लाकर वहां पर रख दिए आप, तो ऐसा क्या होगा, फिर नेचर इक्वालिटी कैसे अचीव कराएगा, हाउ विल नेचर एंश्योर इक्वालिटी, बताइए क्या, इवापोरेशन करेंगे। इवापोरेशन। देखिए समझिए बात को बेटा, हम लोग को करना क्या है, ये जो व्हाइट वाले पार्टिकल्स यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन को क्या करना है, कम करना है ना, अभी हाई है लो करना है, तो होगा क्या, इस बार बेटा कम करने के लिए एक और तरीका है, पानी ऐड कर दीजिए इसमें, तो पानी वाटर के मॉलिक्यूल्स बेटा यहां से यहां चले जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल यहां से यहां जाएंगे, तो कौन मूव करेगा बेटा, सॉल्वेंट एंटरिंग सॉल्यूशन कंपार्टमेंट, सॉल्वेंट एंटरिंग सॉल्यूशन कंपार्टमेंट, एंटरिंग सॉल्यूशन कंपार्टमेंट। तो ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ, ध्यान से समझिए, फ्लो ऑफ solvent molecules into solution compartment, is called osmosis।
इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसमें किसी को डाउट तो पूछ लीजिए। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, पहले समझ लीजिए एक बात, उसके बाद लिखिएगा। ये एक टैंक है, इस टैंक में पानी है, मान लेते रिवर वाटर है, नदी का पानी है, और इसमें क्या किया आपने, इसमें आपने एक ये लेकर आया, जल की रानी को बुला लिया। कौन है ये, मछली, जल की रानी है। ये जो फिश आप लेकर आए बेटा, ये रिवर का फिश नहीं है, पॉन्ड का फिश नहीं है। मान लेते हैं इसको आप गोवा के बीच से पकड़ के लाए, तो आप मुझे ये बताएंगे, ये जो गोवा के बीच से आपने मछली पकड़ के लाया है, इस मछली के सेल्स के अंदर, मछली के सेल्स के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन कंपेयर टू रिवर वाटर क्या है, ग्रेटर है या लेसर है? चलिए, बहुत बहुत। तो वी कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ, वी कैन से, यहां पर बेटा हाई कंसंट्रेशन, और यहां पर बेटा बाहर क्या है, लो कंसंट्रेशन। अब आपको मैं ये समझा रहा हूं, जो मछली का जो मेम्ब्रेन होगा ना, सेल मेम्ब्रेन, वो सॉल्ट को बाहर निकलने नहीं देता है, वो सॉल्ट को बाहर निकलने नहीं देता है। तो मछली के अंदर बेटा हाई कंसंट्रेशन, बाहर लो कंसंट्रेशन, सॉल्ट बाहर आ नहीं सकता है। एक तो ऑप्शन बड़ा सिंपल था, सॉल्ट को बाहर बुला लीजिए तो काम हो जाता, बट सॉल्ट बाहर नहीं आ सकता है, जो मेम्ब्रेन है वो ब्लॉक करता है। तो इसके अंदर जो हाई कंसंट्रेशन है उसको कम कैसे किया जाए? पानी, चाय अगर बहुत मीठा हो जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, दूध में अगर चीनी बहुत ज्यादा हो जाए थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए तो चीनी कम हो जाएगा। तो सेल के अंदर अगर हाई कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन कम कैसे करेंगे बेटा? सेल्स के अंदर वाटर ऐड करके। तो बेटा सेल्स के अंदर वाटर अपने आप चला जाएगा, वाटर चला गया। तो ये मछली के साथ क्या होगा बेटा, इस फिश के साथ क्या होगा? इस फिश का वॉल्यूम क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा इसका। और अल्टीमेटली ये जो मछली है बेटा, इनका सेल्स जो होगा ना बर्स्ट कर जाएगा, और ये फिर मछली जो है डेड हो जाएगी। इसमें किसी को डाउट? गोवा वाला मछली को अगर आपने लाकर अपने घर के पानी में रख दिया तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ये सबको क्लियर है बेटा? yes sir, चलिए अब बना लीजिए इतना। अब कंप्लीट कर लीजिए।
हो जाएगा तो सबको बताएंगे बेटा। Yes, sir. हो गया बेटा? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ा जाएगा, ध्यान से समझिए। इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, कोई बोलिएगा नहीं बाद में। चलिए आप समझिएगा। क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन marine fish is placed in या kept in fresh water. What happens when marine fish is placed in fresh water? अगर फ्रेश वाटर में रख देंगे मरीन फिश को तो क्या होगा? तो आंसर क्या लिखेंगे बेटा? सबको पता है आंसर क्या आएगा? लिखना है हम लोगों को, सिंस marine fish cells of marine fish since cells of marine fish have higher concentration of solute, therefore water will enter inside the cells of fish. This will result in swelling of fish.
अब मर जाएगा बेटा ये नहीं बताना है, ठीक है, वो पता है लोगों कि मर जाएगी। लिख लिए सब कोई? लिख लिए बेटा? रुकिए सर। हो गया सर। चलिए बेटा, अब देखो पॉइंट क्या है ना बेटा, इस चीज को समझिएगा कि अगर डेड बॉडी, कोई भी डेड बॉडी, डॉग का हो सकता है, कैट का हो सकता है, ह्यूमन का हो सकता है, कोई भी डेड बॉडी अगर रिवर में चला जाता है या कुएं में डूब जाता है, पॉन्ड में डूब जाता है बेटा, तो हमेशा देखिएगा कि वो डेड बॉडी बेटा 1 या 2 दिन के बाद ऊपर फ्लोट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर बेटा जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो रिवर वाटर से ज्यादा है। ये अपना रिवर वाटर है, और ये मान लेते हैं, ये चलिए ह्यूमन नहीं लेते हैं, ठीक है, ये अपना डॉग है, ठीक है, ये डॉग है। अगर इसका डेड बॉडी बेटा अगर रिवर में चला जाएगा ना तो क्या होगा, वाटर विल एंटर इनसाइड दिस, वाटर विल एंटर इनसाइड दिस। अल्टीमेटली क्या होगा, 1 या 2 दिन के बाद इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, और वॉल्यूम इंक्रीज करने से डेंसिटी कम हो जाएगा, फिर ये ऊपर फ्लोट करेगा। समझ में आया? इसीलिए देखिएगा कुछ मूवी में करता क्या है, किसी को पानी में अगर डुबाना होता है तो उसको किसी बड़े पत्थर से बांध के डुबाता है, समझे, क्योंकि नहीं डुबाएगा तो वो वापस ऊपर आ जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, इसीलिए देखिएगा आजकल जो गंगा नदी में बोल रहा है बॉडी फ्लोट कर रहा है, मेन रीजन ये है कि वाटर जो है बॉडी के अंदर, बॉडी के सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब समझो बात को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन, ध्यान से सुनिएगा, ये बंगाली लोग बहुत यूज करते हैं, बंगाली का मतलब बंगाल में लोग बहुत यूज करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश is kept in salty water? बाहर हाई कंसंट्रेशन, अंदर लो कंसंट्रेशन, तो बेटा सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, सॉल्वेंट अंदर से बाहर मूव करेगा। दिस विल बी द मूवमेंट या फ्लो ऑफ वाटर। तो अल्टीमेटली मछली क्या करेगी बेटा, मछली का डाइटिंग हो जाएगा बेटा। सर वो श्रिंक कर जाएगा। हाँ, बिना मेहनत किए, बिना जिम गए बेटा उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, मास भी कम हो जाएगा क्योंकि वाटर सेल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिश विल श्रिंक।
आप देखिए बहुत देर तक पानी, अगर आप पानी में रहते हैं तो जो आपके फिंगर्स होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं थोड़ा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वो आपके फिंगर से वाटर बाहर आ जाता है, उसको प्रूनिंग बोलते हैं, प्रूनिंग ऑफ फिंगर्स, प्रूनिंग ऑफ फिंगर्स। सेल्स बाहर आ जाते हैं, पानी बाहर आ जाता है। देखिएगा मछली को लोग पता नहीं क्यों करते, मुझे समझ में कभी नहीं आया है। देखिए मछली को लोग लाने के बाद नमक से सराउंड करके, सॉल्ट से सराउंड करके रख देते हैं। ऐसा क्यों करते, किसी को पता है? हम्म, नहीं पता, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. चलिए आगे बढ़े, अब ध्यान से समझिएगा। हम लोग को मालूम है कि ये जो है ये इस तरफ एंटर करेगा, ये इस तरफ एंटर करेगा, और ये जो है इस तरफ enter करेगा। तो हम लोग बोलेंगे बेटा कि ये मॉलिक्यूल इधर क्यों जा रहा है, क्योंकि इधर बोलेंगे कि प्रेशर हाई है, और इधर बोलेंगे लो प्रेशर। समझ लीजिए बात, इधर हाई प्रेशर माना जाएगा और इधर लो प्रेशर माना जाएगा। तभी तो एक तरफ से दूसरा तरफ कोई चीज मूव कर रहा है तो एक तरफ हाई प्रेशर होगा, दूसरी तरफ लो प्रेशर होगा, ये तो हम लोग को बहुत पहले से पता है। तो मीन्स इस लो प्रेशर में अगर हम लोग बाहर से कोई प्रेशर ऐड कर दें, बाहर से कोई प्रेशर ऐड कर देंगे, तो इसका जो फ्लो है बेटा, ये बाहर से कोई प्रेशर ऐड कर दिए, यहां से पिस्टन लगा दिए, ये आपका मूवेबल पिस्टन, दिस इज मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन है ये। इसमें किसी को डाउट, ये मूवेबल पिस्टन है? चलिए ये मूवेबल पिस्टन है। अब इसमें बेटा आप बाहर से प्रेशर को इंक्रीज कीजिएगा तो बेटा इसका धीरे धीरे प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर इक्वल हो जाएगा, इसका धीरे धीरे प्रेशर इक्वल हो जाएगा। तो नाउ जब प्रेशर इक्वल हो जाएगा बेटा, तब ये जो लिक्विड का पार्टिकल उस तरफ जा रहा था या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उस तरफ फ्लो कर रहे थे, वो फ्लो नहीं करेगा, ये बेटा कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, ये कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। So this extra pressure which have been applied on which side beta, on solution side or या solvent side, which side? Solution side. Solution. So this extra pressure which has been applied over the solution side will be called osmotic pressure. तो लिखेंगे क्या, the extra pressure, तो डायग्राम फिर बना ले। रुकिए आगे देख लीजिए, the extra pressure required to be applied over solution compartment, ध्यान से सुनिएगा, over solution compartment to prevent entry of solvent molecules, to prevent entry of solvent molecules from solvent compartment, from solvent compartment is called osmotic pressure, is called osmotic pressure denoted by pi। इसमें किसी को डाउट है तो पूछें। किधर अप्लाई होगा, सॉल्यूशन के साइड अप्लाई होगा। क्या करेगा, ये जो एंट्री कर रहा था इसको रोक देगा, ये जो एंट्री किया है इसको पूरा बंद करवा देगा, तब इसको प्रेशर को कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज डिनोटेड बाय पाई। चलिए इतना लिख लीजिए।
सर वो एक्स्ट्रा प्रेशर के बाद क्या लिखा है सर? The extra pressure required to be applied. The extra pressure required to be applied over solution compartment. याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूं, solution compartment होगा। हो जाएगा तो बताएंगे बेटा। चलिए, हो गया। Yes. आगे बढ़े। रुकिए सर थोड़ा। हो गया सर। सबका हो गया ना? Yes, sir. चलिए, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा? ऑस्मोसिस क्या था? ऑस्मोसिस बेटा यही पार्टिकल्स का मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहेंगे। कौन? सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूविंग इनटू सॉल्यूशन कंपार्टमेंट, दिस विल बी कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी का नाम ऑस्मोसिस था। अब ध्यान दीजिए, ऑस्मोसिस को डिनोट करते पाई से, और पाई का फॉर्मूला आएगा CR इंटू टी। C विल बी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन में ही बेटा कौन सा? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल M है बेटा, मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट। R क्या लेंगे बेटा? कोई बताएगा R क्या आना चाहिए? R बेटा आप लोग 0.0821 ATM। फिर बेटा जल्दी से बताया कोई क्या होगा?
क्या बेटा, लीटर इनवर्स, सॉरी एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होगा, एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होगा। टेम्परेचर होगा, T will be temperature in Kelvin, T will be temperature in Kelvin, ये मतलब मोल्स पर लीटर होगा बेटा, मोल पर लीटर होगा, याद रखिएगा। दिस विल बी मोल पर लीटर, दिस विल बी मोल पर लीटर। तो पाई इज इक्वल टू CRT, इतना सिंपल है। सर R इक्वल टू क्या लिखा है सर? 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, सॉरी लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, इसको हम लोग एक्चुअली लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स लिखते हैं। लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स लिखा जाता है। हो गया बेटा, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए यहां तक हो जाना चाहिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये इस तरफ क्यों आ गया? चलिए 3 क्वेश्चन है, एक ही साथ दिए क्योंकि जल्दी जल्दी कुछ लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करना है बेटा। देखो यहाँ केबी दिया हुआ है, यहाँ केबी दिया हुआ है, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा बेटा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा पाई इज इक्वल टू CRT, और यहाँ पर लगेगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। चलिए कीजिए। मोलैलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलैलिटी है बेटा इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होता है। ये C जो है दिस इज मोलैरिटी, याद रखिए, दिस इज मोलैरिटी, एंड 1 बार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ATM। ऐसे भी R का वैल्यू दिया हुआ है 0.083, तो फिर बार और ATM दिमाग नहीं लगाना, R को बार में यूज कर लीजिएगा। सब कोई कीजिए बेटा, 3 क्वेश्चन है, तीनों करेंगे।
30 वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। वो इसलिए लगेगा क्योंकि आपको पता नहीं है कि सॉल्यूट का वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे 6.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऐड किया गया है, 100 ग्राम ऑफ वाटर ऐड किया गया है। ये वाला होपफुली सबने लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, समझेंगे बात को। यहाँ पर प्रॉब्लम है कि सॉल्यूट कितना है, मास सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 6.5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 100 ग्राम। बट हम लोग को फॉर्मूला निकालना है मोलैलिटी का, मतलब हम लोग को मोलैलिटी डिटरमाइन करना है। तो मोलैलिटी इज मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल कैसे निकलेगा, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 6.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये मॉलिक्यूलर वेट आपको नहीं बताया, ये मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालें, एक तरीका है। देखो इसको ऐड करने के बाद बेटा वेपर प्रेशर कितना है, कितना है, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हाँ या ना, हाँ या ना बेटा। Yes, sir. चलिए डेल्टा पी कितना आएगा, डेल्टा पी बेटा 760 माइनस 732। अब बोलेंगे सर ये तो बताया नहीं था कि 760 है नॉर्मल, अरे नॉर्मल 760 अज्यूम करना पड़ेगा। तो इंप्लाइज दैट 760 माइनस 32 मतलब कितना हो गया 28 डिवाइडेड बाय 760, दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय बेटा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब बोलेंगे सर कैसे, मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ बेटा, ये बहुत बार हो चुका है कि सॉल्यूट का मास को हम लोग ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं, एन सॉल्यूट को जीरो मान लिए, ठीक है, इसको हम लोग जीरो मान लिए, इसको हम लोग जीरो मान लिए। अब सॉल्व कीजिए, अब हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा, मोलर मास सब निकल जाएगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा 28/760 इंटू 100 ग्राम वाटर। बेटा 100 ग्राम वाटर का मास कितना होता है, मोल्स कितना होता है 5.5 होता है बेटा। मल्टीप्लाई कीजिए आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। ये 0.2 आया बेटा, क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये अल्टीमेटली 0.2 आया। तो मोलैलिटी बेटा 0.2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी मतलब 0.1, तो ये 2 हो जाएगा। तो मोलैलिटी 2 आया बेटा, मोलैलिटी इज इक्वल टू 2। अब हो गया बेटा, किसी को डाउट है बेटा इसमें तो पूछ लीजिएगा, पहले एक बार देख लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा पूछ नहीं मिलता। इसमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ नहीं था, अगर मॉलिक्यूलर मास देता तो बड़ा आसान।
चलिए बेटा, पहला वाला बन गया है, तो दूसरा वाला बनाइए। पहला वाला का आंसर कोई नहीं दिया अभी तक, कुछ आया है बेटा? रिया बेटा आंसर चेक कीजिए। आदित्य बेटा आप थर्ड का सेकंड का क्यों दे रहे हो? फर्स्ट का दीजिए पहले। हाँ चलिए, आयुषी, दीपान्विता, अभिषेक आपका सही है बेटा। चर्चिल बेटा अपना आंसर चेक कीजिए, वो नहीं आना चाहिए जो आपका आ रहा है। श्रद्धा बेटा आपका भी सही है। आदित्य बेटा ये गलती कैसे हो रहा है, चेक कीजिए। आदित्य ओझा को बोले चेक करने के लिए। आदित्य प्रसाद बेटा आपका सही है। आदित्य प्रसाद आप सही से देख लीजिए, आप सही है, आपका आंसर सही आया, बट आप इंडिकेट गलत को कर रहे हैं बेटा। सही है कुणाल बेटा, आपका भी सही है। संपूर्णा बेटा आपका भी सही है। मूसा बेटा आपका भी सही है। आदित्य बेटा आपका सही है। चलिए नेक्स्ट बनाइए, जिनका पहला वाला बन चुका है। चलिए यहाँ देखेंगे, बड़ा ऊपर चला गया। हम्म। इसमें कुछ खास नहीं है बेटा। 200 ml ऑफ एन aqueous solution ऑफ प्रोटीन कंटेन्स इतना ग्राम, तो प्रोटीन कितना है? 1.26 ग्राम। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 2.57 इंटू 10 का पावर -3 बार। वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है? 0.2 लीटर। तो मोलैरिटी कितना हो गया? मोलैरिटी विल बी 1.26 by molecular weight divided by 0.2 liter. This will be 1.26 by mw इंटू ये 0.2 by 1 है बेटा, तो ये 0.2 मतलब 10/2 हो जाएगा। तो ये होगा 6.3 by m बाय मॉलिक्यूलर वेट। चलिए 31 का बेटा काफी लोग का सही है। बाय मॉलिक्यूलर मोलैरिटी हो गया। अब सीधा बेटा प्लेस कर दीजिए, पाई इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू आर इंटू टी। तो मोलैरिटी कितना? 6.3 बाई mw। आर दिया हुआ है 0.083 बार में। टेम्परेचर बोला है 300। पाई दिया हुआ है 2.57 10 का पावर -3।
अब इसको कुछ नहीं करना है बेटा, कैलकुलेट करना है, थोड़ा मेहनत है बट कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आएगा। इससे मॉलिक्यूलर वेट आपका आ जाना चाहिए। कैलकुलेट कीजिए इससे मॉलिक्यूलर वेट। सही है बेटा, काफी लोग का सही है। चलिए बेटा, सारा मेहनत करने के बाद बेटा मॉलिक्यूलर वेट कितना आया। सही है कुणाल बेटा, आपका भी सही है, तमन्ना आपका भी सही है, आयुषी दीपानी बेटा आप लोग का भी सही है। सब कोई आंसर भेजिए इसका बेटा। अनुजीत आंसर भेजेंगे, चर्चिल बेटा आंसर भेजे, चर्चिल बेटा आपने सही भेजा है। सही है, श्रद्धा, रिया, आदित्य ओझा, संपूर्णा सबका सही है बेटा। आदित्य प्रसाद बेटा आपका भी सही है। सर हाँ बेटा। सर बार को एटीएम में कन्वर्ट करना है। नहीं बेटा, बार को एटीएम में क्यों कन्वर्ट करेंगे, गजब है बेटा आप तो। यहाँ बार लिखिएगा, यहाँ देखो बार दिया हुआ है, अरे ये तो बच्चों वाला है, यूनिट कैंसल होगा, यहाँ बार लिखिएगा और यहाँ भी बार लिखिएगा, तो बार कैंसल हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर। तो फिर जब कैंसिल हो जाएगा तो फिर क्या दिमाग लगाना कौन सा यूनिट दिया हुआ है। तभी तो दोनों तरफ बार में लेने बोले ना, क्योंकि दोनों तरफ बार में लीजिएगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर दोनों तरफ बार कैंसिल हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सिंपल है, जल्दी से कीजिएगा, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। सही है अभिषेक बेटा आपका भी सही है, मोसुआ बेटा आपका भी सही था। उसका आंसर बेटा बता दे रहे, पिछले वाले का आंसर ये था, पिछले वाले का आंसर ये था, ऑप्शन डी। चलिए अब कीजिए। We all know delta TF will be Kf into molality. Kf into molality. Kf दिया हुआ है, मोलालिटी निकालना है, तो मोलालिटी का बेटा हम लोग को तरीका पता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, moles of solute equals to 68.5 divided by 342.
इसको डिवाइड कीजिएगा 0.2 मोल आएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 kg, therefore molality is equal to 0.2 by 1 equals to 0.2. delta TF is equal to KF into 0.2 मोल पर केजी आएगा। चलिए केएफ दिया हुआ है बेटा, केएफ दिया हुआ है, देखिए सॉरी केएफ यहां दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू 1.86 into 0.2, दिस विल बी 0.37। ये अपना डेल्टा टीएफ आ गया। डेल्टा टीएफ बेटा डिप्रेशन होता है, तो मतलब जो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 0 से कम होगा। 0 से कितना कम होगा, इतना माइनस करना है। तो आपका आंसर ये आना चाहिए। समझ में आया सबको? ऑप्शन ए आएगा। कुछ लोग सी भी दे दिए थे। सी कैसे दिए थे बेटा? सी देने के बाद वही है, डॉक्टर से कंपाउंडर बनिएगा। माइनस होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। चलिए यहां तक किसी को डाउट है? कोई डाउट बेटा किसी को? नहीं। चलिए आप समझिए, अब ये वाला टॉपिक हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बेटा वेंट ऑफ फैक्टर को समझेंगे। क्या समझेंगे? वेंट ऑफ फैक्टर। ये अपना हो गया। इस सब सबका बेटा इसका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए टॉपिक लिखेंगे बेटा वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर। टॉपिक लिखिए ये। लिख लिए। चलिए अब समझिए होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको लाइकली नहीं लेना है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 1 kg वाटर है, 1 kg वाटर है। यहाँ पर भी 1 kg वाटर है। मान लेते यहाँ पर 1 मोल ग्लूकोज ऐड कर दिए और यहाँ पर 1 मोल NaCl ऐड कर दिए।
Kb हम लोग को मालूम है 0.52 होता है, इसका भी Kb कितना होगा 0.5। अब ध्यान से समझिएगा, इसका मोलालिटी कितना आएगा, इसका मोलालिटी आएगा 1/1 इज इक्वल टू 1। इसका भी मोलालिटी कितना आएगा बेटा 1/1, 1 मोल बाय 1 kg, तो 1/1 आएगा। इसका डेल्टा Tb कितना आएगा Kb इंटू 1, इसका डेल्टा Tb कितना आएगा Kb इंटू 1। तो इसका डेल्टा Tb आना चाहिए था 0.52 और इसका डेल्टा Tb आना था 0.52। क्यों, Kb को प्लेस कर दीजिए 0.52। यहां तक किसी को डाउट है? एक बार देख लीजिए मैंने क्या किया है। दोनों में 1 मोल डाले हैं, एक में 1 मोल चीनी और दूसरे में 1 मोल चीनी नहीं मतलब ग्लूकोज डाले हैं, और दूसरे में 1 मोल NaCl डाल दिए। तो हम लोग को मालूम है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, और हम लोग जानते थे कि अगर मोलैलिटी सेम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज सेम होना चाहिए। यहां पर किसी को डाउट, किसी को डाउट है बेटा? नहीं सर। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर 0.52 मोलैलिटी नहीं आता है, डेल्टा Tb नहीं आता, यहां पर 0.52 इंटू 2 हो जाता है। ये वाला राइट है, ये वाला ऑब्जर्व नहीं है। देखो ये 0.52 क्या है, ये थियोरिटिकल आया, ये थ्योरी से निकाले आप, और ये क्या आया, ये आपका ऑब्जर्व है। आप एक्सपेरिमेंट किए तो ऐसा कुछ आ गया, और आपने बेटा थ्योरी लगा के निकाला तो ये आया। अब ऐसा क्यों हुआ समझिए बेटा, आपने ग्लूकोज कितना मोल डाला था 1 मोल, तो ये बेटा पार्टिकल्स 1 मोल ग्लूकोज के होंगे, ऐसे 1 मोल पार्टिकल ग्लूकोज के, मान लेते 5 पार्टिकल। बट जब आप NaCl डालिएगा बेटा तो पार्टिकल जो है NaCl Na प्लस और Cl माइनस में स्प्लिट करना चालू करेगा। तो एक्चुअल में आपने NaCl डाला है, बट अंदर में जाकर पार्टिकल क्या किए बेटा, डिसोसिएट कर गए। इससे बेटा हुआ क्या, जो सॉल्यूट पार्टिकल है बेटा उसका नंबर क्या हो गया बेटा, सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर क्या हो गया, डबल नहीं हो गया बेटा? Yes, sir. चलिए, तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व किए, तो देखो बात को समझो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी तक जो फॉर्मूला लिख रहे थे, डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू मोलैलिटी, ये फॉर्मूला लिखना बंद करेंगे, हम लोग यहाँ पर I भी लगाना शुरू करेंगे। व्हाट इज I? I इज वेंट ऑफ फैक्टर, I है आपका वेंट ऑफ फैक्टर। समझे बात को? I is equal to 2 for NaCl, because NaCl dissociate into Na plus and Cl minus. I is equal to 1 for ग्लूकोज, क्योंकि डिसोसिएट नहीं करेगा, फॉर सुक्रोज डॉट डॉट डॉट, मीन्स I is equal to 1 for non dissociating solute, for non dissociating solute such as glucose, sucrose and other covalent solute. I is equal to 2 for NaCl, KCl, LiCl, मान सकते हैं ना ऐसा? इसमें किसी को डाउट है बेटा, इसमें किसी को डाउट? चलिए इतना लिखिए,
हुआ बेटा? Yes, sir. NaCl के लिए 2 हो जाएगा। चल, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे समझिए। I फॉर CaCl2 बताइए तो। सर 2। CaCl2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सर 2 होगा ना? और कोई आंसर बेटा किसी का? बेटा 1 CaCl2 will produce how many ions? देखो, आपने कितना ऐड किया था बेटा? मान लेते हैं 1 मोल ऐड किया था। ये कितना ऐड किया था बेटा? कैल्शियम 2 प्लस। कितना ऐड किया था कैल्शियम 2 प्लस? 0 मोल। Cl माइनस 0 मोल। फिर बेटा हम लोग को मालूम है चेंज आएगा। चेंज कितने से आएगा बेटा? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंप्लीटली बेटा डिसोसिएट कर जाएगा या पार्शियल डिसोसिएट करेगा? कंप्लीटली। बहुत बढ़िया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेटा पूरा डिसॉल्व होके डिसोसिएट कर जाएगा इसमें। तो ये कितना बन गया? +1 मोल। यहाँ कितना आएगा बेटा? अरे कितना आएगा? 2 मोल आएगा। ये -1, ये +1, ये क्योंकि 2 है तो यहाँ 2 मोल। तो बेटा बचेगा कितना बेटा फाइनल? ये कितना? 0 मोल। ये कितना? 1 मोल। ये कितना? 3 मोल, सॉरी 2 मोल। ये 2 मोल। तो बेटा नेट सॉल्यूट पार्टिकल्स फाइनली प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, फाइनली प्रेजेंट इन सॉल्यूशन कितना हो गया बेटा? कितना बोलिए? फाइनली सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने बचे आपके पास पानी के अंदर? 3। 3 बेटा। देखो 1 मोल ये और 2 मोल ये तो गायब हो गया। तो पानी के अंदर कैल्शियम 2 प्लस ये भी सॉल्यूट माना जाएगा बेटा। ये भी सॉल्यूट हो गया फाइनल सॉल्यूट। ऐड ये किए थे बट बन ये गया तो 3 मोल्स। तो आई फैक्टर कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। चलिए सबको समझ में आया बेटा? सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ करेंगे जिसमें इस बार हम लोग ये यूज करेंगे, कैलकुलेट I for Al2SO4 whole thrice assuming strong electrolyte, assuming strong electrolyte। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है। चलिए
सही है आयुषी बेटा, बढ़िया। अभिषेक आपका सही है, दीपान्विता बेटा आपका भी सही है, बढ़िया, सिंपल है बेटा, बहुत बढ़िया। चर्चिल बेटा आपका भी सही है, तमन्ना बेटा आपका भी सही है, रिया बेटा आपका भी सही है, सायंतन बेटा आपका भी सही है, बहुत बढ़िया बेटा, सबका सही है, बहुत सुंदर। और किसी का नहीं आया, जल्दी भेजिए। आदित्य बेटा आप, प्रसाद बेटा आपका सही है, बहुत बढ़िया। कुणाल बेटा आपका भी सही है। अंकुर बेटा आप आंसर नहीं देते एकदम, इसका आंसर दीजिए। अनुजीत आपने भी आंसर नहीं दिया, देखो अनुजीत गायब हो गया। सही है, संपूर्णा, श्रद्धा बेटा आपका भी सही है। देखो बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ फिर से वही काम करना है हम लोग को, Al2SO4 whole 3, this will give 2 aluminum 3 plus 3SO4 2 minus, तो ये 1 मोल, ये 0 0, कौन, ये ऐड किया हुआ है, एडेड, चेंज, फाइनल, तो यहाँ -1 +2 और +3, फाइनली 0 2 एंड 3, तो फाइनली आएगा I = 2 + 3 = 5। सही है बेटा आदित्य ओझा आपका भी। चलिए अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला करेंगे, मान लेते हैं फाइंड I for BaCl2 assuming 30% ionization, assuming 30% ionization। समझो प्रॉब्लम क्या है इस बार BaCl2 completely आयनाइज नहीं होगा, दिस विल नॉट completely ionize। आप अगर ऐसा कुछ लिखेंगे ना, ऐड चेंज फाइनल, अगर आप यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं, ये सही है, बट अगर यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ +2 लिखिएगा तो ये सब गलत है बेटा, ये सब गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है खुद सोचिए, और मैं समय दे रहा हूं बेटा, 1 मिनट का 2 मिनट का समय है, कोई आंसर सही से देकर दिखाइए। सिंपल है बेटा, दिमाग लगाइए, 30% आयनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। कुछ लोगों से बेटा बनना चाहिए, मतलब अगर नहीं बनता है तो बेटा फिर प्रॉब्लम वाली बात है, बनना चाहिए बेटा, ये दिमाग लगाना है इसमें, सोचिए थोड़ा। 30% आयनाइजेशन को यूज कीजिए, आंसर आ जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। नहीं आयुषी बेटा, 1 से कम नहीं आएगा आंसर, 1 से ज्यादा आएगा, सोचिए, आंसर 1 से कम थोड़ी ना होगा, ज्यादा। 1 से कम कैसे हो सकता है, 1 मोल डालिएगा तो उससे कम मोल थोड़ी ना होगा।
परेशानी वाली बात है, ये क्वेश्चन बनना था बेटा, इसमें अब आप लोग से नहीं बन रहा है, ये टेंशन वाली बात है बेटा, इसमें दिमाग वाला क्वेश्चन है बेटा। बहुत सुंदर सुस्मिता एंड दीपान्विता बेटा, बहुत सुंदर बेटा। इसमें दिमाग लगाइए अपना, हड़बड़ाइए मत बेटा, पैनिक नहीं करना है, सोचिए। बहुत सुंदर चर्चिल बेटा, बहुत नहीं चर्चिल बेटा, थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन आप देखिए, आप आस पास है बट गड़बड़ किए थोड़ा, कहीं पर कुछ गड़बड़ है आपका। एडिशन सब्ट्रैक्शन सही से देखिए चर्चिल। हाँ आप सही है बेटा, बहुत सुंदर। मैं बार बार लिखा कर करा रहा हूँ बेटा, उसका रीजन है, मैं चाहता तो इसके पहले ओरली आपको करवा दिया होता, सिंपल क्वेश्चन, फिर मैं कंप्लीटली लिख रहा था बेटा। सायंतन बेटा नहीं, देखिए बेटा यहाँ -1 नहीं आएगा, यहाँ +1 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? देखो क्वेश्चन कहता है 30% आयनाइज हुआ है, अगर 100 लेंगे बेटा तो 30 आयनाइज होगा। नहीं आदित्य बेटा अभी भी सही नहीं, 30% आयनाइज मतलब यहाँ 1 लिए है तो यहाँ -0.3 आना चाहिए। अरे 30% डिकम्पोज करेगा, डिसोसिएट करेगा, मतलब 1 में 0.3। अब बाकी दिमाग लगाइए, इसके बाद तो बनना चाहिए बेटा, हमें पता है सबने -0.3 वहां किया है। अब देखिए बेटा यहाँ कितना आएगा बेटा, +0.3 आना चाहिए। सही है कुणाल बेटा आपका, +0.3 आएगा, क्योंकि यहाँ 1 मोल है तो यहाँ भी 1 मोल है, बट यहाँ 2 मोल है, ये 1 मोल खत्म होगा तो 2 बनेगा, तो ये 0.3 खत्म हुआ तो ये 0.3 इंटू 2 बनना चाहिए, मतलब 0.6। फाइनली बेटा ये बचेगा 0.7, ये बचेगा 0.3 और ये बचेगा 0.6। तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? फाइनल मोल्स या फाइनल सॉल्यूट, फाइनल नंबर ऑफ सॉल्यूट बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूट का मतलब ये भी सॉल्यूट है, ये भी सॉल्यूट है और ये भी सॉल्यूट है। अरे ये लोग सॉलिड पार्टिकल्स है ना, सॉल्यूट। बेरियम क्लोराइड बचा हुआ है, इसको भूलना नहीं है, ये काउंट होगा। 0.7 प्लस 0.3 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1.6। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। कोई डाउट किसी को? हाँ सर। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, बेरियम क्लोराइड आपने 1 मोल ऐड किया, पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? 1.6 हो गया। तो अब अगर बेरियम क्लोराइड अगर आप ऐड कीजिएगा तो बेरियम क्लोराइड का लिखा जाता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, ये लिखना पड़ता आपको, और यहां पर आई आपको यूज करना पड़ता 1.6 इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप आई नहीं यूज करते, अगर आप आई नहीं यूज करते, आप सिंपली ये लिखते, तो लिखते के बी इंटू मोलैलिटी। तो बेटा के बी इंटू मोलैलिटी जो है उसको कितनी बार हम लोग, मिट गया, समझिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। ये डेल्टा टीबी जो आएगा बेटा, इसको हम लोग थियोरेटिकल बोलते हैं।
क्या बोलेंगे, थियोरेटिकल। बट अगर आप डेल्टा टीबी को ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी, तो ये जो डेल्टा टीबी आएगा ये आपका ऑब्जर्वेशन से अग्री करेगा, दिस विल बी ऑब्जर्व। समझ में आया? ये आपका थियोरेटिकल माना जाता है, ये एक्चुअल में नहीं आएगा। एक्चुअल में ये आएगा जहां आपको आई यूज करना पड़ता है। इन अब बोलेंगे सर ग्लूकोज के लिए दोनों बराबर होगा, ग्लूकोज के लिए थियोरेटिकल और ऑब्जर्व दोनों बराबर होता है। तब ध्यान से सोचो, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, इसको डिवाइड कर देता हूं, तो मोलालिटी कैंसर, केबी कैंसर, तो आपका आएगा डेल्टा टीबी थियोरेटिकल बाय डेल्टा टीबी ऑब्जर्व इक्वल्स टू 1 बाई आई, इक्वल्स टू 1 बाई आई, implies that I is equal to observed by theoretical। क्या ऑब्जर्व बेटा, ऑब्जर्व डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ और पाई बाय थ्योरेटिकल डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ और पाई। इसमें किसी को डाउट? ये तीनों कहां से ले आए? तीनों बेटा इसलिए लेकर आए कि जो काम डेल्टा टीबी के लिए होगा वही डेल्टा टीएफ के लिए होता है, वही पाई के लिए होता है। तो इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व, इन तीनों को कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोला गया था, ऑब्जर्व कॉलीगेटिव बाय थियोरेटिकल कॉलीगेटिव। और ध्यान रहे एक चीज मिस कर गए, एक और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, एक और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है डेल्टा पी बाई पी नॉट, डेल्टा पी बाई पी नॉट, ये भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। मतलब ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बाय थियोरेटिकल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, ये भी एक फॉर्मूला है। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट क्लास में बेटा ये चैप्टर हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको थोड़ा सा बाकी रह गया मॉलिक्यूलर मास, उसको कंक्लूड कर लेंगे।